एक बार फिर से 11th का क्लास लाइव क्लास लेकर हम आ गए हैं। ये 11th का 11वीं का लाइव क्लास होगा। आप लोग जुड़ जाएं और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं कि हम सिस्टमेटिकली सब कुछ बताते चल रहे हैं। अब तक हमने आपको मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में आइडिया देना शुरू किया था। इससे पहले स्ट्रेट लाइन के बारे में बताया था। मोशन अंडर ग्रेविटी और स्ट्रेट लाइन दोनों में कई सारी बातें समानता है। ध्यान दीजिएगा, कई सारी बातें। हाँ नीतीश कुमार, ओके, कई सारी बातें समानता है। जैसे देखिए, जब किसी वस्तु को आप सीधा ऊपर फेंकते हैं तो एक सीधी रेखा में ऊपर जाता है और सीधी रेखा में नीचे आता है, यानी वो भी मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन है। अगर आप ऊपर से किसी वस्तु को गिराते हैं तो वो सीधी रेखा में नीचे गिरता है, यानी वो भी मोशन एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। और स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो हमने 3 फॉर्मूला पढ़ा था, v बराबर u प्लस at, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as और s बराबर ut प्लस हाफ स्क्वायर। वो तीनों यहाँ भी काम करेगा। हम इन सब 4 चीज़ों पर बात करेंगे। धीरज कुशवाहा, सुधांशु शेखर, ओके, चलिए शुरू करते हैं। एक बार रिपीट कर लेता हूं, एक बार दोहरा देता हूं। मैंने पिछले क्लास में बताया था कुछ बातें, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा था कि किसी वस्तु को जिस स्थिति से गिराते हैं, स्थिति को फ्रेम कहा था मैंने, जिस फ्रेम से गिराते हैं तो उस वस्तु के पास शुरुआती गति उसी फ्रेम वाला होता है। जैसे हम चल रहे हैं और चलते हुए अवस्था में अगर हम चल रहे हैं और इस कलम को गिराएं, हाथ से छोड़ दें, तो ये भी आगे बढ़ते हुए नीचे गिरेगा, ये भी आगे बढ़ते हुए नीचे गिरेगा। ये आगे क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारे पास जो गति था वो भी इसके पास भी शुरू में उतना ही वेलोसिटी और उसी दिशा में वेलोसिटी था। यानी किसी वस्तु को जिस फ्रेम से गिराते हैं, फ्रेम मतलब स्थिति, तो वस्तु के पास शुरू में उसी फ्रेम वाला वेलोसिटी होता है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। समझ रहे हैं बात? और हम आगे बढ़ाते हैं। और दूसरी बात ये कि शुरुआती गति की दिशा में, यानी इनिशियल वेलोसिटी की दिशा में सारी क्वांटिटी को प्लस लेंगे, यानी वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को, डिस्प्लेसमेंट को, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस लेते हैं। ये भी बात हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था, आप लोगों से याद होगा। अगर कोई बच्चे नए जुड़े हैं तो पिछले क्लास वाला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें सारी बातों पर चर्चा किया हुआ है। फिर भी एक बार मैं 1 मिनट के लिए रिवाइज करता हूं। आप वीडियो में टिके रहें, बने रहें, तुरंत जुड़े और तुरंत स्किप मत करें। जुड़े रहें तो समझ में अच्छे से आएगा। ध्यान दीजिएगा, जो नए बच्चे हैं वो हमारा YouTube में जो प्लेलिस्ट है उसमें 11th 2024 यानी 2024 का 11वीं वाला बैच में लेक्चर सब शुरू से अब तक का देख सकते हैं, सारा वहां पर उपलब्ध है। बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आइए शुरू करता हूं। मैंने कहा था, मैंने एक उदाहरण दिया था कि मान लो कि ये एक बैलून है, ये एक बैलून है, ध्यान दो, और ये बैलून ऊपर की ओर उड़ रहा है। और इसमें मान लीजिए ये हॉट एयर बैलून है, ये मान लो बैलून v0 वेग से ऊपर जा रहा है। और इस बैलून में ध्यान दीजिए कोई आदमी खड़ा है, कोई आदमी, और ये अपने हाथ से एक पत्थर को गिराता है। और बैलून की मान लीजिए ऊंचाई जमीन से हाइट h है। तो जब बैलून आदमी के हाथ से निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, जब बैलून आदमी के हाथ से निकलेगा, बैलून आदमी के हाथ से जब ये स्टोन निकलेगा तो ये भी शुरू में जिधर बैलून जा रहा था उसी दिशा में v0 वेलोसिटी से जाएगा और कुछ ऊपर तक जाएगा। चूंकि गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, एक हाइट पर जाकर इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। फिर वहां के बाद ये वापस नीचे गिर जाएगा, यानी इधर गया और लौट के इधर नीचे आ गया, ऐसा होगा। हमने इस जगह का नाम, आपको याद होगा, इस जगह का नाम हमने A दे दिया था, यहाँ B दे दिया था, यहाँ C दे दिया था। और हमने आपको समझाया था कि अगर A to B बात करेंगे, हम ध्यान दीजिएगा, A to B बात करेंगे अगर हम, तो U का मान जो है वो v0 ऊपर की ओर लेंगे। देखिए ना, शुरुआती गति यानी A से B के लिए शुरुआत A पर हुआ, v0 ऊपर की ओर है।
और पृथ्वी तो हमेशा mg फोर्स नीचे की ओर लगाती है, ये नीचे की ओर है, ध्यान दीजिएगा। और शुरुआती गति के विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस लगाएंगे। और s बराबर ए भी दूरी ऊपर जाना है, ऊपर की ओर, यानी शुरुआती गति भी ऊपर की ओर और ये भी ऊपर की ओर, इसलिए इसको प्लस लेंगे। एक्सीलरेशन को माइनस क्यों लिए? क्योंकि ये शुरुआती वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, नीचे की ओर है। ध्यान दीजिए। अब हम आगे बात करते हैं। हमने B2C भी सिखाया था, आपको याद होगा, हमने B2C भी सिखाया था। और B2C में हमने कहा था कि u का मान 0 होगा। b पर देखिए 0 है, u का मान 0 होगा। अब 0 का कौन सा दिशा ले? तो 0 के बाद के सेकंड में देखिए किधर जा रहा है, बाद के समय में, तो ये नीचे जा रहा है, यानी नीचे मानेंगे। और a बराबर g भी नीचे की ओर है, यानी ये भी शुरुआती गति भी नीचे की ओर, ये भी नीचे की ओर, इसलिए ये प्लस हो गया। देखिए यहाँ पर a प्लस हो गया नीचे की ओर, यहाँ पर नीचे की ओर माइनस था। क्यों? क्योंकि शुरुआती गति इसमें ऊपर था, उसके ये अपोजिट था, इसलिए माइनस था। यहाँ पर शुरुआती गति भी नीचे है, ये भी नीचे है। समझ रहे हैं मैं क्या समझा रहा हूं? उसके बाद s बराबर BC, ये भी नीचे की ओर है, शुरुआती गति दिशा में, इसलिए भी प्लस होगा। फिर मैंने एक केस और बताया था, A2C में कहा था कि शुरुआती गति भी 0 ऊपर की ओर है, a बराबर g नीचे की ओर है, शुरुआती का अपोजिट इसलिए माइनस ले लो। और s बराबर AC, ये भी नीचे की ओर है, शुरुआती के अपोजिट इसलिए इसको भी माइनस लो। ये बात मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था। आज हम आगे बढ़ रहे हैं और देखिए क्या हो रहा है, आगे की बात सीखते हैं। फिजिक्स का एक भी चैप्टर नहीं पढ़े हैं, क्या करें सर? आदर्श कुमार, आपको यही कहा जा रहा है कि आप हमारा प्लेलिस्ट में जाइए और 11th 2014 वो प्लेलिस्ट को खोलिए, उसमें शुरू से अब तक का सारा कुछ दिया हुआ है, वहां से देखिए, आप मजे में सीख सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करिए, सीख सकते हैं आप। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो मोशन अंडर ग्रेविटी हम पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने ये सब बातें सिखाया था। देखिए ध्यान दीजिएगा, चूंकि मोशन अंडर ग्रेविटी भी एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से नीचे गिराते हैं। तो मोशन अंडर ग्रेविटी भी स्ट्रेट लाइन मोशन है, इसलिए इसमें भी वही तीनों फॉर्मूला काम करेगा जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में काम कर रहा था। इसमें भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। मैं यहाँ इस बात को लिख देना चाहता हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा इस बात को, कि सिंस, मतलब चूंकि सिंस मोशन अंडर ग्रेविटी इज ऑल्सो अ स्ट्रेट line motion having acceleration constant। एक्सेलरेशन बराबर g जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। सो वी कैन हम यूज कर सकते हैं क्या क्या? एक v बराबर u प्लस AT, जहां a बराबर g हम यूज करेंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और तीसरा s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। हम इन सब फॉर्मूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ AT स्क्वायर, यानी मोशन ऑफ ग्रेविटी में भी यही तीनों फॉर्मूला काम आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन a बराबर g कांस्टेंट है और सीधी रेखा मोशन है। ये तीनों फॉर्मूला का इस्तेमाल कब होता है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और स्ट्रेट लाइन में मोशन हो। ओके, तो हम इस तीनों फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल के जरिए हम आपको यहां दिखाना चाहते हैं कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो क्या होता है। When
an object is projected vertically upward with initial velocity u। जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं इनिशियल वेलोसिटी u से, तब क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, हम एक फिगर यहां डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के लिए हम थोड़ा सा इसका सहारा लेते हैं, इससे अच्छा डायग्राम बनेगा। चलिए, एक लाइन हम खींच लेते हैं ताकि समझाने में मुझे ठीक रहे। चलिए, और एक लाइन और इसके बगल में खींच लेते हैं। अब देखिए, ये ग्राउंड है, जमीन है। यहां से एक वस्तु को u वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंकते हैं और समय है t बराबर 0। शुरू में ऊपर की ओर फेंकते हैं। यह वस्तु जब ऊपर की ओर फेंकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यह ऊपर धीरे धीरे चलता है। कुछ समय बाद यह वस्तु कहीं यहां पहुंच जाता है। एट t, किसी समय t पर यहां पहुंच जाता है और इसका वेलोसिटी u से बदलकर v हो जाता है। और फिर यह ऊपर चलते चलते एक हाइट पर पहुंचकर इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। अब यह और ऊपर नहीं जाता है, फिर उसके बाद यह नीचे की तरफ गिरने लगता है। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद यह क्या होता है, नीचे की तरफ गिरने लगता है और फाइनली ये वापस लौटकर यहां आ जाता है। देखिए, हम इस जगह का नाम देते हैं यहां पर A, ये कोई जगह B, ये कोई जगह C, और ये फाइनली लौट के आ गया D पर। देख रहे हैं आप? तो A टू B आप बात करिए। A टू B के लिए देखिए, आप यहां से यहां के लिए शुरुआती स्पीड u बराबर u, ये ऊपर की ओर है, और a बराबर g, ये हमेशा नीचे की ओर होता है। शुरुआती का अपोजिट है, इनिशियल का अपोजिट है, इसलिए माइनस होगा। और समय t समय के बाद, ठीक है ना, यहां पर शुरुआत था, t समय के बाद इसका वेलोसिटी v क्या होगा, ये v का मान कितना होगा, हम ये जानना चाहते हैं। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, v इक्वल टू u प्लस at, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए, v इक्वल टू u और a का मान है माइनस जी इंटू टी, ये एक फॉर्मूला निकल गया। ये इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। आप इक्वेशन 1 से देख रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 से आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय का मान t का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे v का मान घटेगा। देखिए ना, जब t का मान 0 ले लेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, t का मान 0 ले लीजिए तो g गुना 0 0 हो जाएगा, तो v बराबर u, यानी t बराबर 0, t बराबर 0 बराबर v जो है वो u के बराबर है। t का मान 1 ले लीजिए, 1, तो g इंटू 1 यानी u माइनस जी, यानी u में से एक g घटेगा, तो v का मान कम हो गया, एक g घट रहा है अब u में से। लेकिन 2 सेकंड लीजिए, t का मान 2 ले लीजिए तो u माइनस 2g हो जाएगा, यानी अब u में से 2 g घट रहा है, यानी वेलोसिटी और घट गया, यानी धीरे धीरे वेलोसिटी घटते 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 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम इक्वेशन 1 it is clear that as t increases vertical velocity, वर्टिकल मतलब समझते हैं ऊपर की ओर, उदाग्र, वर्टिकल मतलब ऊपर की ओर, वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीजेज, घटते जाता है,
एंड अ टाइम विल कम, एक समय आएगा, व्हेन इट मतलब यहां वर्टिकल वेलोसिटी, इट मतलब वर्टिकल वेलोसिटी, इट बिकम्स जीरो, इट बिकम्स जीरो, ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जब ये जीरो हो जाएगा वर्टिकल वेलोसिटी यानी ऊपर की ओर वाला वेलोसिटी, उस समय में वस्तु कहां होगा, मैक्सिमम हाइट पर, उस समय वस्तु कहां होगा, मैक्सिमम हाइट पर। एट दिस टाइम पार्टिकल विल एट इट्स मैक्सिमम हाइट, इस समय पार्टिकल अपने अधिकतम ऊंचाई पर होगा। तो चलिए हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि अधिकतम ऊंचाई पर कितना देर में पहुंचेगा, अधिकतम ऊंचाई पर कितना देर में पहुंचेगा। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अधिकतम ऊंचाई पर कितना देर में पहुंचेगा। तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में लगा समय को टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं, यानी हम जानना चाहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। क्या जानना चाहते हैं हम, टाइम ऑफ एसेंट। ध्यान दीजिएगा, हम जानना चाहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, शॉर्ट उसको टी में ए लगा के लिखते, टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट क्या है, अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय। एसेंट मतलब ऊपर उठना, आप लोग पढ़े होंगे एसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम, मतलब ऊपर की ओर बढ़ रहा है। डिसेंडिंग मतलब गिरता हुआ, घटता हुआ क्रम। तो ध्यान दीजिएगा, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट। टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट is called time of ascent। अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय को हम टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब कोई वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाता है, अधिकतम ऊंचाई पर, उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो। वी हैव, हम जानते हैं, वी हैव एट मैक्सिमम हाइट, v बराबर क्या होगा, जीरो। देयरफॉर फ्रॉम वन, एक से देखिए आप v का मान जीरो कर दीजिए, क्या होगा, u माइनस जी टी बराबर जीरो। चूंकि v जीरो कर देगा, ध्यान दीजिए में v का मान जीरो कर दीजिएगा तो u माइनस जी टी बराबर जीरो, इसीलिए u बराबर जी टी या t बराबर u बाई जी। इसी को हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। देयरफॉर टाइम ऑफ एसेंट यानी ऊपर जाने में लगा समय टी ए बराबर u बाई जी। याद रखिएगा, जो ऊपर की ओर वेलोसिटी है u, उसमें g से भाग दीजिएगा तो टाइम ऑफ एसेंट निकल जाएगा, यानी वस्तु कितनी देर में अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगा वो निकल जाएगा। ये हमेशा दिमाग में रखना है कि कोई वस्तु कितनी देर में अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, अगर ये जानना हो तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऊपर की ओर जो गति है उसमें जी से भाग दे दीजिएगा। कोई दिक्कत, एक बार आप आराम से देखिए, तब तक मैं आप लोगों को कमेंट्स भी देख लूं। ओके ओके, हाँ बहुत अच्छा, तो आप लोग समझ रहे हो, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक नया पेज सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी आपने सिर्फ टाइम ऑफ एसेंट देखा कि अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय क्या होगा। अब हम जानते हैं कि वस्तु कितना अधिक से अधिक ऊंचाई तक पहुंचेगा, यानी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक ऊंचाई तक कितना पहुंचेगा। ओके आदर्श, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम हाइट,
हमारा हेडिंग होगा मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। आप इस चित्र को देखिए, इस चित्र को एक बार देखिए। आप वास्तव में ए से सी तक पहुंचना चाहते हो। ए से सी तक कितनी हाइट है ये आप जानना चाहते हो, ए से सी की दूरी। तो देखिए शुरू में u का मान ऊपर की ओर u है, a बराबर g तो नीचे की ओर होगा, और यहां पर वेलोसिटी 0 है और आपको ये हाइट जानना है। तो हम इन सब बातों को वहां लिखेंगे। इस चित्र को आप दिमाग में रखिए, ध्यान दीजिएगा। या यहां मैं एक चित्र बना देता हूं आपको समझने के लिए। देखिए ये u है और ये यहां से चलकर अधिकतम ऊंचाई पर भी 0 है, a है, ये c है। तो आप a से c तक जानना चाहते हो, तो ध्यान दीजिए क्या करोगे आप वास्तव में a टू c काम करना चाहते हो, a टू c। तो u बराबर u, शुरुआती गति ऊपर की ओर है, और a बराबर g तो नीचे की ओर होता है। तो इसके अपोजिट इसलिए माइनस ले लेंगे, और मैक्सिमम हाइट पर एट मैक्सिमम हाइट, हाइट v का मान क्या है, 0 है। देखिए आप, और आप जानना चाहते हो कि जो दूरी है यानी जो हाइट है वो क्या होगा, वो आप जानना चाहते हो। यानी ये यहां से कितना ऊपर तक वस्तु को जो फेंके तो गया, ये हाइट आप जानना चाहते हो। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, u पता है, a पता है, v पता है, s निकालना है। आप लगाओगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v का मान 0, का स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2, a का मान माइनस g और s का मान h, वही h जानना है आपको। यानी 0 बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh या 2gh बराबर u स्क्वायर या h बराबर u स्क्वायर बाई 2g, ये हमारा हाइट होगा। यानी किसी वस्तु को जब आप u वेग से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वह अधिक से अधिक कितनी ऊंचाई तक जाएगा, u स्क्वायर बाई 2g। समझ में आ रहा है? एक बार ध्यान से देखिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, आप कोई वस्तु को फेंकेंगे तो अधिक से अधिक कितनी ऊंचाई तक जाएगा, आप ये भी अच्छे से जान चुके हैं। इस चीज को एक और तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। एक दूसरा तरीका जो मैं आपको दिखाता हूं यहां, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड देखिए ध्यान से, हम ए टू सी ही तो काम करना चाह रहे हैं। तो u बराबर u तो ऊपर की ओर पता है हमें, a बराबर g नीचे की ओर पता है हमें, शुरुआती का वजह माइनस, और कितना देर तक, कितना देर में ऊपर पहुंचता है अभी पढ़ा है हम आपको, टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट यानी u बाई जी, u बाई जी में भी पढ़ा है ना आपको, टाइम ऑफ एसेंट यानी ऊपर जाने में लगा समय। देखिए यहां अभी पढ़ाए हैं टाइम ऑफ एसेंट u बाई जी, ऊपर अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय, देख रहे हैं आप। तो अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय यानी टाइम ऑफ एसेंट u बाई जी, और आपको कितना ऊंचाई तक गया यानी हाइट जानना है। तो यहाँ पर u पता है, a पता है, t पता है, s निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी h बराबर u, t का मान u बाई जी प्लस हाफ a का मान माइनस जी इंटू टी स्क्वायर यानी u बाई जी का स्क्वायर। आप इसे सॉल्व कर दीजिए, u स्क्वायर बाई जी माइनस हाफ g इंटू यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, एक स्क्वायर से काट दीजिए, देखिए यहां कट गया। तो अब क्या बच जाएगा आपको, देखिए यहां से h बराबर यू स्क्वायर बाई जी माइनस यू स्क्वायर बाई 2g, यानी h बराबर हो गया, घटाएंगे इसमें से इसको, यू स्क्वायर बाई 2g बचेगा। देखिए आप, वही हाइट उतना ही आया,
यहां पर हमने समय का सहारा नहीं लिया था, यहां पर टाइम का सहारा नहीं लिया, यहां पर मैक्सिमम हाइट ऑफ वेलोसिटी 0 इस कॉन्सेप्ट का सहारा लिया, और यहां पर हमने टाइम का सहारा लिया। देख रहे हैं कैसे बनता है, मजा आ रहा है, कोई कंफ्यूजन्स? हाँ लोग, तो हम इस प्रकार से मैक्सिमम हाइट जान चुके हैं, सीख चुके हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि किसी वस्तु को जो फेंकते हैं तो वो कितनी देर बाद वापस लौट के आ जाएगा, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, पूर्ण उड़ान काल। अब हम जानना चाहते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, पूर्ण उड़ान काल। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब पूर्ण उड़ान काल। देखिए क्या होगा ये, आप गौर से देखिए, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, किसी वस्तु को फेंकते हैं, ध्यान से देखिएगा, किसी वस्तु को आप फेंकते हैं ग्राउंड से, तो यह वस्तु इस रास्ते पर चलते हुए एक अधिकतम ऊंचाई पहुंचकर उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, और वहां से वो फिर वापस, यहां तो अभी ऊपर जा रहा था, नीचे लौटता है, नीचे लौटता है, ध्यान दीजिए, लौटता है। तो उड़ान जब पूरा करता है तो क्या होता है, इसका जमीन से हाइट 0 हो जाता है। देखिए ना, शुरू में एक बार t बराबर 0 पर जमीन पर था, और अगली बार t क्या होगा जिस समय कि उसका जमीन से हाइट जो है वो 0 हो गया होगा, उस समय में t क्या होगा ये आपको बताना है। एक बार तो शुरू में जमीन पर था, हाइट 0 था, दोबारा लौट कर आएगा, फिर से हाइट 0 हो जाएगा, उस समय क्या होगा, वही समय हमारा पूर्ण उड़ान काल, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी पूर्ण उड़ान काल कहलाएगा, पूर्ण उड़ान काल कहलाएगा। काल मतलब समय, समझ रहे हैं, हमें ये जानना है। तो ध्यान दीजिएगा, u का मान, u तो ऊपर की ओर है ही, a बराबर g हमेशा नीचे की ओर होता है, शुरुआती का अपोजिट इसलिए माइनस, और हमें समय जानना है, कितना समय के बाद, जब फ्लाइट पूरा करेगा तो हाइट क्या हो जाएगा, 0। ध्यान दीजिएगा, व्हेन फ्लाइट इज completed then its vertical मतलब ऊपर की ओर, vertical height becomes 0 हो जाता है, इसकी ऊंचाई जो है, इसकी हाइट वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो देखिए जरा क्या होगा, देयरफॉर फॉर्मूला लगाइए, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s हाइट क्या होगा, 0 हो जाएगा, u का मान u है, t हमें जानना ही है, प्लस हाफ a का मान माइनस जी है, टी स्क्वायर। एक बार लिखिए इसको ठीक से, 0 बराबर t कॉमन ले लीजिए, u माइनस हाफ जी टी। यहां से देखिए एक इक्वेशन आएगा t बराबर 0 शुरुआत में इनिशियली, और दूसरा आएगा u माइनस हाफ जी टी बराबर 0। यहां से उसको सॉल्व करिए तो u बराबर हाफ जी टी, इसीलिए t बराबर 2u बाई जी, यानी दो बार आया, हाइट 0 एक बार शुरू में, एक दूसरा बार 2u बाई जी। जो दूसरा बार जो हाइट 0 हुआ वही हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, पूर्ण उड़ान काल है, जितना देर पत्थर हवा में उड़ा उसका समय है। दिस इज कॉल्ड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यही है हमारा है, यही हमारा है, यहां लिख देते हैं, देयरफॉर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी बराबर 2u बाई जी। ध्यान दीजिएगा, 2u बाई जी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर 2u बाई जी, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 2u बाई जी। कोई दिक्कत, एक बार देखकर मुझे बताइए आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं, तब तक मैं आप लोग का एक कमेंट देखता हूं, देखकर बताइए।
ओके, यहाँ तक सब ठीक है। तो हम अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय जान लिए, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जान लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम एक और पेज लगा लेते हैं और अब हम जानते हैं कि ऊपर से नीचे गिरने में कितना समय लगा होगा। अब देखिए, टाइम ऑफ एसेंट देखे थे, अब टाइम ऑफ डिसेंट यानी नीचे गिरने में लगा समय क्या होगा। तो आप ही जरा सोचिए ना, यहां पर कि ऊपर जाने में लगा समय को हम टाइम ऑफ एसेंट टीए कहते हैं, गिरना टीडी कहते हैं। तो जाने वाला और आने वाला दो मिल जाएगा तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? बोलिए। तो क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टी बराबर होता है टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। अब ये हमारा पता है हमको, यहां से हमें पता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g है, टाइम ऑफ एसेंट u/g है प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, यानी टाइम ऑफ डिसेंट बराबर 2u/g माइनस u/g, यानी घटा करके u/g आ गया। यानी टाइम ऑफ डिसेंट जो निकल गया वो u/g निकल गया, जो कि वास्तव में टाइम ऑफ एसेंट के बराबर है। यानी टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों बराबर होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट हमेशा बराबर नहीं होता है। कब होता है? जब हम हवा के रेजिस्टेंस को अपने काउंट में नहीं लेते हैं। अब देखिए, इस पूरे कैलकुलेशन में हमने हवा के रेशियो को कहीं भी काउंट में नहीं लिया है, एयर रेजिस्टेंस को काउंट में नहीं लिया है। उस कंडीशन में हमें इस तरह का रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर हवा के प्रतिरोध काउंट में लिया जाए तो उस कंडीशन में टाइम ऑफ डिसेंट बड़ा हो जाता है टाइम ऑफ एसेंट से। मैं इस बात को यहाँ लिख देना चाहता हूँ नोट करके कि टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज नॉट टेकन इन काउंट। ये देखिए, आंसर करके नोट करके लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहला, टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट व्हेन एयर रेजिस्टेंस is not taken in count, जब काउंट में नहीं लेते हैं तब। दूसरा देखिए, आप लोग बचपन में कागज का हवाई जहाज बनाकर उड़ाए होंगे। अब देखें, जब जहाज आप उड़ाते हो तो जहाज हवा में तैरते हुए नीचे गिरता है। आपने कभी देखा है? कैमरा रुक गया है क्या? क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या कैमरा पे रुका हुआ है? आप लोग बता नहीं रहे मुझे, क्या कैमरा रुका हुआ है? एक बार फिर से हम कोशिश कर रहे हैं बताने का। क्या अब कैमरा काम कर रहा है? क्या अब कैमरा में आ रहा है? अभी भी नहीं आ रहा है। एक बार हम फिर से लाइव आने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से आप लोग जुड़िएगा, लिंक वही रहेगा, सेम लिंक। अब शायद ठीक हो गया है। चलिए एक बार फिर से रिपीट करता हूं। आप लोग फिर से एक बार जुड़ जाइए।
मैं ये कह रहा हूं कि अगर हवा के प्रतिरोध को काउंट में नहीं लेते हैं तब टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट है। हमने यहां पर कहीं भी अपने कैलकुलेशन में एयर रेजिस्टेंस को काउंट में नहीं लिया है, तब ऐसा है टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट बराबर है। लेकिन अगर हवा के प्रतिरोध को काउंट में ले लें, आपने कई बार देखा होगा, आप लोग वो कागज का जहाज बनाकर उड़ाया होगा, तो आपने देखा होगा कि वो ऊपर तो तुरंत पहुंच जाता है, लेकिन ऊपर से नीचे हवा में लहराते हुए काफी वक्त लेकर आता है। आपने ऐसा देखा होगा। बात समझ रहे हैं? तो टाइम ऑफ डिसेंट बड़ा हो जाता है जब हम हवा के प्रतिरोध को काउंट में लेते हैं तो। ओके, यानी यहां पर हम ये कहना चाहते हैं कि when air resistance is taken in count, then time of descent is larger than time of ascent। टाइम ऑफ डिसेंट बड़ा होता है टाइम ऑफ एसेंट से। बात समझ में आया? तो हम लोग जो जनरली प्रॉब्लम्स हम लोग बनाएंगे उसमें हवा का प्रतिरोध जनरली नहीं रहता है, तो हम लोग टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों को बराबर लेकर बनाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। एक दो छोटी छोटी बातें बताते हैं, फिर हम एक क्वेश्चन भी करके आपको दिखाएंगे। ओके, एक दो छोटी छोटी बातें जानिए। देखिए ध्यान से, अगर किसी वस्तु को आप फेंक रहे हैं तो यहां से ये ऊपर की ओर बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां से ये ऊपर की ओर बढ़ेगा, देख रहे हैं आप, और एक ऊंचाई पर जाकर इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देख रहे हैं? और वहां के बाद क्या होगा? वो फिर से लौटकर नीचे आ जाएगा, फिर से लौटकर नीचे आ जाएगा। देखिए, देख रहे हैं? एक तरफ से ऊपर गया और दूसरी तरफ से फिर नीचे आ गया। हर ऊंचाई पर ध्यान दीजिएगा, हर हाइट पर 2 बार पहुंचता है। देखिए ना, इस ऊंचाई पर भी 2 बार पहुंचा, एक बार जाने वक्त में, ऊपर जाने वक्त में, एक बार लौटने वक्त में। हर ऊंचाई पर 2 बार पहुंचता है। और जितना जाने वक्त में अगर यहां पर वेलोसिटी मान लीजिए अगर v0 होगा तो लौटने वक्त में v0 होगा। यानी कहने का मतलब एक लेवल में हर ऊंचाई पर 2 बार पहुंचेगा और उस पर स्पीड का मान सेम होगा, वेलोसिटी सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन बदल गया, लेकिन स्पीड सेम होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि पार्टिकल एवरी हाइट पर 2 बार पहुंचेगा और दोनों बार स्पीड सेम होगा। ध्यान दीजिएगा, when particle is projected vertically upward, then it reaches at all height at 2 different time but having same speed। लेकिन उसके पास स्पीड क्या होता है? समान होता है। हर ऊंचाई पर 2 बार पहुंचता है और उसका जो है सो स्पीड समान होता है। एक बार जाने वक्त जितना होगा उतना आने वक्त में होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, हम एक क्वेश्चन आपको कर कर दिखाते हैं, एक एग्जाम्पल यहां पर दिखाते हैं। एक क्रिकेटर खुश होकर आउट ऑफ एक्साइटमेंट एक बॉल को ऊपर की ओर फेंकता है और फिर 4 सेकंड के बाद
वापस रीकैच कर लेता है। तो आपको पूछा जा रहा है कि बॉल को फेंकने के 3 सेकंड बाद अधिकतम ऊंचाई से कितनी दूर पर बॉल होगा। देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं। आउट ऑफ एक्साइटमेंट एक क्रिकेटर throws the ball up in the air and recatches after 4 सेकेंड, और 4 सेकेंड बाद फिर से कैच कर लिया। तो कहता है कि हाउ बिलो द बॉल was from its maximum height after the 3 second from start। फ्रॉम स्टार्ट, स्टार्ट से 3 सेकंड बाद बॉल अधिकतम ऊंचाई से कितना नीचे होगा, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार क्वेश्चन पढ़कर देखिए आप लोग, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, पढ़कर देखिए। हाँ ऋतिक, हरि बोल। आइए मैं क्वेश्चन का चित्र बनाकर आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो हम इसको घेर लेते हैं। देखिए क्रिकेटर बॉल को यहां से मान लीजिए फेंकता है और फिर वापस कैच कर लेता है। मान लीजिए क्रिकेटर है, बॉल को फेंका कुछ स्पीड से, बॉल अपने अधिकतम ऊंचाई तक गया, बॉल अपने अधिकतम ऊंचाई तक गया, यहां वेलोसिटी 0 हो गया, और फिर यहां से यही बॉल वापस नीचे लौट करके इधर गया और इधर लौट के आता है। तो जाने में समय टाइम ऑफ एसेंट, आने में टाइम ऑफ डिसेंट, और दोनों मिलाकर 4 सेकंड, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपको दे दिया है 4 सेकंड। मतलब टाइम ऑफ एसेंट कितना हो गया? 2 सेकंड। टाइम ऑफ डिसेंट कितना हो गया? 2 सेकंड। आपको पूछ रहा है कि फेंकने के 3 सेकंड बाद अंशुमन दास, ओके, तो फेंकने के 3 सेकंड बाद तो 2 सेकंड तो जाने में ही लग गया, तो कितना देर गिरा होगा अधिकतम ऊंचाई से? 1 सेकंड। मान लीजिए कि 1 सेकंड बाद कहीं बॉल आपका यहां पहुंच गया, यहां 1 सेकंड बाद, यानी यहां से यहां तक 1 सेकंड मात्र गिरा। चूंकि 2 सेकंड तो जाने में लग गया और फेंकने के 3 सेकंड बाद कह रहा है, मतलब गिरा कितना देर? 1 सेकंड। यानी ये हुआ कि ध्यान दीजिएगा यहां पर हो गया कि हम बात कर रहे हैं वास्तव में इस जगह को अगर हम ए कहें, इस जगह को बी कहें, यानी ये बी है और ये सी कहे, तो हमको बी टू सी काम करने से काम चल जाएगा। फेंकने के 3 सेकंड बाद 2 सेकंड तो जाने में लग गया, तो अधिकतम ऊंचाई से 1 सेकंड तक गिरा, यानी हमको 1 सेकंड में काम करना है।
तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे हम, u बराबर, हम एक्चुअली हमें काम करना है B2C, तो u बराबर हमारा 0, a बराबर g, नीचे कर, चूंकि 0 के बाद नीचे चल रहा है इसलिए ये प्लस हो गया, और 1 सेकंड तक मात्र गिरेगा। 1 से कितना गिरा यानी s निकालना है, फॉर्मूला लगा देंगे, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो u का मान 0 प्लस हाफ, a का मान g, t का मान 1 का स्क्वायर, यानी g का मान 9.8 बाई 2 यानी 4.9 मीटर। यानी वास्तव में फेंकने के 3 सेकंड बाद, ध्यान दीजिएगा 2 सेकंड तो जाने में लग गया और 1 सेकंड में मात्र गिरा, और कितना नीचे गिरा, अधिकतम कितना नीचे, 4.9 मीटर। एक बार ध्यान से देखिए हमने कैसे बनाया, सोचिए, दिक्कत हो तो फिर से पूछिए आप हमसे। तो कोई दिक्कत हो तो बताइएगा मुझे, कोई दिक्कत है? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम मोशन और ग्रेविटी में कैसे सवाल बनाते हैं। हम एक क्वेश्चन और कर दिखाते हैं। एक्चुअली 9 बज चुका है, मुझे 12 का भी क्लास क्रैश कोर्स आज से शुरू करनी है। 12 का आपके जो भी मित्र दोस्त लॉज में आसपास हो उन्हें बता दीजिएगा। तो आज हम यहीं पर इसको ड्रॉप करते हैं। अगले रोज हम और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे और फिर नया टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन अगले क्लास में शुरू करेंगे। आप लोग तैयार रहिए, एकदम पूरे एनर्जी जोश खरोश से जुड़िए, देखिए, पूरा फायदा उठाइए। ओके बाय।